डियर स्टूडेंट्स। नेचुरल रिसोर्स जो आपका चैप्टर है उसमें हम आज जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्स होते क्या हैं और उनको कंजर्व करने की आवश्यकता क्यों है। तो डेफिनेशन की बात करें तो द एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग। हमारे चारों तरफ जो भी लिथोस्फीयर यानी भूमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, तीनों को मिलाकर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों को मिलाकर जो मंडल बनता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं या जैव मंडल कहते हैं। इसमें जितने भी रिसोर्स उपलब्ध हैं दे आर नेचुरल रिसोर्स और इनके द्वारा ही मानव जीवन जो है वो सुचारू रूप से संचालित होता है। सो द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर सॉइल, वाटर, एयर, लाइट एंड टेम्परेचर। सॉइल, वाटर, एयर, लाइट एंड टेम्परेचर ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं और बायोटिक फैक्टर्स में तमाम प्लांट, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, इंसेक्ट, सब कुछ, बैक्टीरिया, पैरासाइट, ये सब कुछ आ जाते हैं बायोटिक फैक्टर्स में। और इन सब के इंट्रैक्शन से नेचुरल रिसोर्स जो है उनकी रिसाइकलिंग होती है। जितना भी इनका कंसंट्रेशन है धीरे धीरे पृथ्वी पर वैसे ही बना रहता है। जो भी पौधे एब्जॉर्ब करते हैं अंत में फिर वो इसी में मिल जाता है, यानी वायुमंडल के घटक वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन चक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल है, वाटर हाइड्रोजन साइकिल है, ये चक्र लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का? दो प्रकार के इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। एक होता है नैरो यूटिलिटेरियन और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। संकीर्ण सोच वाले या हम कह सकते हैं कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति यदि सोचें कि हम नेचुरल रिसोर्स को क्यों कंजर्व करें, तो इसलिए नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की जो आवश्यकता है वो हमें नेचुरल रिसोर्स से ही पूर्ति होती है। हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पेपर चाहिए, कपड़े चाहिए, सब कुछ ये इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो बेस्ड है सब जंगल से प्राप्त होता है। जंगल नहीं रहेंगे इंडस्ट्रीज तत्काल बंद हो जाएंगी। तो यदि हमको इंडस्ट्रीज से कुछ चाहिए, हमें हमारा डेवलपमेंट चाहिए, हम स्वार्थी व्यक्ति हैं और हमारा एक संकीर्ण मानसिकता है, तो भी हमें नेचुरल रिसोर्स की संरक्षण की आवश्यकता है। इंटीग्रल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू ऑब्टेन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एडवांटेज, प्रॉपर प्लान टू यूटिलाइज टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें आगे अगली जनसंख्या को घर बनाना है, उनके लिए दवाई चाहिए, खिड़की चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो हमको नेचुरल रिसोर्स को संरक्षित करना चाहिए। टू अचीव मल्टीपर्पज एडवांटेज, डैम कंस्ट्रक्शन, हमें नदियों को डैम बनाकर उसका पानी रोकना है, नहरों के रूप में पानी हमें आगे भी प्राप्त करते रहना है। तो हम क्या करते हैं, बाढ़ रोकने के लिए, प्रॉपर इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए, फिश इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, डैम का निर्माण करते हैं। तो ये तो हुई संकीर्ण मानसिकता। अब एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड तो उसमें होता है जीवन के संपूर्ण आनंद के लिए, संपूर्ण जीवन जीने के लिए। दूसरा होता है पर्यावरण की शुद्धि के लिए, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, ये सब हमको प्राप्त होता है नेचुरल रिसोर्स से। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उच्च मानसिकता है। चूँकि इस धरती पर सब जीवों का समान अधिकार है, हमें अपने खर्चे लायक, हमें अपने उपयोग के लायक सभी वस्तुएं इस धरती से प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन ये धरती किसी भी एक व्यक्ति के लालच को, संकीर्णता की मानसिकता को कभी दूर नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें सबका पालन पोषण हो सकता है, लेकिन कोई सोचे कि केवल मेरा, मैं, तो इसमें उसके लिए कोई स्थान नहीं है। क्लासिफिकेशन हमने नेचुरल रिसोर्स के इस आधार पर किया। 3 आधार हैं। पहला है बेस्ड ऑन ऑरिजिन, या तो ये बायोटिक ऑरिजिन के हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म तमाम, इनका कंजर्वेशन करना चाहिए, वो भी नेचर के हिस्सा है। एबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे लैंड, वाटर हो, एयर हो या सनलाइट हो, टेम्परेचर हो। बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, या तो बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं नेचर में या फिर बहुत कम मात्रा में रिप्लेसिंग प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे उनका क्या होती है पूर्ति। जैसे डीजल है, डीजल को आप 1 घंटे में जला लो, लेकिन डीजल बनने में, 1 लीटर डीजल बनने में 1 लाख साल का समय लगता है। तो ये रहते हैं एक्सट्रीमली स्लो। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह पाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं ओमनी प्रेजेंट। और लोकेशन बेस्ड हैं, जैसे चांदी की या सोने की खदान कर्नाटक में है, एल्युमिनियम की खदान जो है और जिंक की जो उड़ीसा में है, या कोयले की खदान झारखंड में है, ये लोकलाइज्ड नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। सोर्स के ऊपर यदि हम बात करें तो वाटर रिसोर्सेज, जल के ऊपर निर्भर, हमने कहा मछली पालन हो सकता है, बिजली बन सकती है, नहरों का निर्माण हो सकता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हमें जलाऊ लकड़ी चाहिए, इमारती लकड़ी चाहिए,
मेडिसिन चाहिए, पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए पेपर चाहिए, तमाम प्रकार के जो है फॉरेस्ट रिसोर्स की आवश्यकता होती है। मिनरल रिसोर्स की बात करें, हमें आयरन चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, कोल चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो मिनरल रिसोर्स। मैरीन रिसोर्स की बात करें, समुद्र अभी भी अपनी अथाह शक्तियों से भरपूर हैं। इस संसार में अभी इतना सामान नहीं है जितना कि समुद्र के अंदर असीमित संसाधन उपलब्ध हैं, असीमित ऊर्जा उपलब्ध है, जिनको अभी हमें रिसर्च करना है। बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ऑर्गेनिक, जिनमें कार्बन की मात्रा रहती है, वेजिटेबल्स है, एनिमल, बैक्टीरिया, मिनरल ऑयल, ये सब कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अकार्बनिक में, इनऑर्गेनिक में एयर, वाटर और तमाम मिनरल्स आ जाते हैं। और मिक्स्ड, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पाए जाते हैं, वो है सॉइल, लैंड। तो इन सब का कंजर्वेशन हमको करना है। सबसे पहले फॉरेस्ट की बात करते हैं। धरती के ऊपर तमाम प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, चाहे वो झाड़ियों के रूप में हो, ट्रीज के रूप में हो, हर्ब के रूप में, श्रब के रूप में, क्रीपर के रूप में, वो सब के सब फॉरेस्ट कहलाते हैं और इनका संरक्षण अति आवश्यक है। फॉरेस्ट को, इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं उनको 5 भागों में बांटा है। पहले हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, हिमालय और उसके आसपास जहाँ अधिक वर्षा होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट, कांटेदार वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, कम पानी गिरता है थोड़ा सा। ड्राई फॉरेस्ट, बिल्कुल पानी नहीं गिरता, और यहाँ पर नागफनी कैक्टस के जंगल पाए जाते हैं। माउंटेन हिल फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ पर कॉनिफर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टाइडल फॉरेस्ट की बात करें, न्यूमेटोफोर्स वाले प्लांट पाए जाते हैं। दलदली स्थान जैसे 24 परगना, सुंदरबन जो डेल्टा है, वहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं उनको हम टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या है, जंगलों को क्यों काटा जा रहा है, तो 1-2 कारण नहीं है, सैकड़ों कारण गिनाने बैठ जाएंगे। पहला है ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए। फॉर ऑब्टेनिंग टिम्बर, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। फायरवुड के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। मिनरल स्टडीज के लिए, कोयला निकालने के लिए, सोना निकालने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन रिवर, नदियों पर जब बांध बनाए जाते हैं तो हजारों एकड़ के जंगल डूब जाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड, लगातार बढ़ती जनसंख्या की भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को खेतों में बदला जा रहा है। पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, रोड निर्माण के लिए जंगलों को बुरी तरह से काटा जा रहा है। स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्रीज, नए उद्योगों के निर्माण के लिए, रेलवे लाइन डालने के लिए, ह्यूमन एकोमोडेशन के लिए, ओवरग्राजिंग फॉरेस्ट के लिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट, बहुत सारे जो जंगलों में आग लगा दी जाती है, अचानक आग लग भी जाती है, और बहुत सारे जो टिड्डी दल वगैरह रहते हैं, पेस्ट, वो भी जंगलों को नष्ट कर देते हैं। ये सब कारण होते हैं। वेदर कंडीशन है, पानी गिरा ही नहीं कई महीने तक, तो फिर ये डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल 14 फैक्टर हैं। डिफॉरेस्टेशन होने पर खतरा क्या क्या है, तो जितने डिफॉरेस्टेशन के कारण उतने ही खतरे। पहला, इंक्रीज इन पॉसिबिलिटीज ऑफ द फ्लैश फ्लूड, लगातार आप देख रहे होंगे बड़े बड़े शहरों में बाढ़ आ रही है और कंट्रोल नहीं हो रही है। एक क्यों, क्योंकि जंगल जो बाढ़ रोक लेते थे, जड़ों में मिट्टी को बांध कर रखते थे, वो अब नष्ट हो गए, तो बाढ़ आ रही है जगह जगह पर। सूखे पड़ रहे हैं, डिक्रीज इन द रेनफॉल, सूखे पड़ रहे हैं। इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, लगातार आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। ठंड महीने 2 महीने के लिए पड़ती है बस। सॉइल इरोजन लगातार बढ़ रहा है। माइग्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, बेचारे ट्राइब जो जंगलों में रहते थे, उनका पूरा जीवन जंगलों के इर्द गिर्द घूमता था, जंगलों के अभाव में उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक जैसी हो गई है। ना तो वो मूल लाइन से जुड़ पाए और ना उनकी जंगल भी बच पाए। अब उनकी स्थिति एक दयनीय स्थिति में पहुंच गए। एक्सटेंशन ऑफ सम यूजफुल मेडिसिन स्पीसीज, अभी कोरोना का क्यों वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, अभी तो आप आगे आगे देखते जाओ, कोरोना से भी खतरनाक बीमारियां आने वाली हैं। वायरस अपने पीक पर हैं और इन सब की दवाइयां हैं जंगलों में, जो कि हमने काट के खा लिए, नष्ट कर दिए या आग लगा दी। शेल्टर प्रॉब्लम फॉर फॉरेस्ट एनिमल, जंगली जानवरों को रहने के लिए जगह नहीं बची, तो वो कहाँ रहे, गाँव में आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं और अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन विल अराइजेस, शहरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है और शहरों की तो अपनी अपार समस्याएं हैं, इनका कोई आदि और अंत नहीं है। एटमॉस्फेयर विल बिकम एडवर्स, विपरीत मानसून हो गया है। जब गिरना चाहिए पानी तब गिरता नहीं है, जब पानी नहीं गिरना चाहिए तब गिर जाता है। खड़ी फसल, सूखी फसल पर फसल आने पर फूक पानी गिर जाता है, बोते टाइम बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। इस कारण अनेक बीमारियों का जो चक्र लगातार बढ़ता रहता है, फसल का उत्पादन भी गिरता जाता है। डेजर्टिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड, मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। मरुस्थल हर साल हमारे देश में और पूरे विश्व में कई हजार किलोमीटर मरुस्थल हर साल बढ़ जाता है।
फॉरेस्ट ड्वेलर विल हैव ए प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइवल, डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल स्पीसीज, इंक्रीज चांस ऑफ साइक्लोन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और इंक्रीज चांस ऑफ वेरियस डिसीज लाइक कोरोना। सो नीड एंड मेजर ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज़ है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन इकोसिस्टम। इसके लिए हम बोलते हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल यानी जंगलों को काटा भी जाए तो उनकी एवज में 100 वृक्ष लगाए भी जाए ना, उनका पालन पोषण भी हो। टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाए। फॉरेस्ट फायर जो है उनको तुरंत रोका जाए, जंगलों में आग लगने नहीं दी जानी चाहिए। पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम हो और जंगलों में यदि पेस्ट बढ़ गए हैं तो उनका पेस्टिसाइड का छिड़काव हो। प्लांटेशन हो रेजिस्टेंस वैरायटी की, रिप्लेसमेंट ऑफ ट्री, एफॉरेस्टेशन हो, रिपलिंग ऑफ फायरवुड बाय बायोगैस और सोलर कुकर का उपयोग होना चाहिए ताकि जंगलों को ना काटा जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुड बी अंडरटेक ऑन वेस्टलैंड, जो मरुभूमि है जहाँ पर उबड़ खाबड़ ज़मीन है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएँ। ट्रीज ऑफ एस्थेटिक वैल्यू शुड बी प्लांटेड, पीपल हैं, बरगद हैं, आंवला है, जो हमारे धर्म के साथ जुड़े हुए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो। रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप, रिफॉरेस्टेशन बाय सस्टेनेबल मोनोकल्चर, अनवांटेड फीलिंग ऑफ ट्रीज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। इस तरह से जंगलों को कटने से बचाना चाहिए। कल हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। थैंक